हाय, गुड मॉर्निंग। सो आज का टॉपिक जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के बारे में, क्योंकि आज ही एक न्यूज़ आई थी सुबह में न्यूज़पेपर जब मैं देख रहा था कि हमारे रिजर्व्स जो हैं वो थोड़े कम हो गए इन कंपैरिजन टू दी द लास्ट वीक। क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देखिए हर महीने अगर आप बात करेंगे तो एवरी वीक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज गिविंग दी रिपोर्ट रिगार्डिंग द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कि हमारे रिजर्व्स अभी हैं कितने। तो आज के टॉपिक में देखिए जो मैं डिस्कशन करूंगा क्लास के अंदर वो ये है कि व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ यू कैन से द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स फॉर अ कंट्री। ओके, एंड देन आफ्टर दैट इस बारे में बात की जाएगी कि उन रिजर्व्स को मैनेज कौन करता है, यूज़ कौन करता है, ठीक है, कैसे वो किसी कंट्री के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। ये सब हम बात आज के लेक्चर के अंदर करने वाले हैं। ओके, so the lecture title is Importance of Foreign Exchange Reserves for a Country. Okay, then after that, I'm going to start. So finally, the wait is over, and I'm going to start my crash course on the Unacademy app from 8th of September. So the information is there in front of you. So as you can see in this course, Pratik Gupta will be discussing the Indian economy. Learners preparing for civil services can gain benefits from these courses, and the course will be completed in 42 days, which consist of 24 session. So they have written 42 days, but the point is I'm going to take comparatively लेसर अमाउंट ऑफ टाइम टू कंप्लीट इट। क्योंकि देखिए अगर हम 8th ऑफ सितंबर से लेक्चर को स्टार्ट करने वाले हैं और अगर मेरा मान के चले 5th ऑफ अक्टूबर तक अगर मेरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसमें वी आर नॉट गोइंग टू टेक लॉट ऑफ टाइम। सो जस्ट दैट सम टाइम वी आर गोइंग टू टेक। मोर ओवर अगर आप बात करेंगे और चीज़ों की तो 10th ऑफ अक्टूबर को आई एम गोइंग टू लॉन्च अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन द अनअकैडमी ऐप विच इज गोइंग टू बी रिलेवेंट फॉर बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पॉइंट ऑफ व्यू। सो इस कोर्स के अंदर हम कॉम्प्रिहेंसिवली सारी चीज़ों को कवर करने वाले हैं, ठीक है। सो अगर आप प्रीलिम्स के लिए स्पेसिफिकली फोकस कर रहे हैं देन ज्वाइन दी अपकमिंग कोर्स फ्रॉम 8th ऑफ सितंबर, एंड इफ फोकसिंग ऑन दी कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स देन यू कैन सिंपली ज्वाइन फ्रॉम 10th of October, which is going to be a almost you can say around 40 to 45 classes I'm going to take there, and there I'm going to complete the comprehensive economics. Okay, that is one part. अब देखिए हम आगे बात करते हैं रिजर्व्स के बारे में। देखिए पहली बात यह है कि किसी भी कंट्री के लिए रिजर्व्स की रिक्वायरमेंट होती क्यों है, ठीक है। या फिर मान के चलिए अगर हम बात करें जो लोग नॉर्मली पूछते हैं कि सर इंडिया में जो हमारी करेंसी है रुपी, वाई नॉट वी आर यूजिंग दिस करेंसी ओनली फॉर द पर्पस ऑफ बाइंग द थिंग्स फ्रॉम आउटसाइड, ठीक है। देखिए ग्लोबल लेवल पे दो कॉन्सेप्ट होते हैं जिनकी हम बात करते हैं। एक होता है हार्ड करेंसी एंड देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड सॉफ्ट करेंसी। हार्ड करेंसी का मतलब होता है अ करेंसी विच इज एक्सेप्टेबल एट ए ग्लोबल लेवल। दैट मीन्स यू आर रेडी टू एक्सेप्ट इट व्हेन समबडी वांट्स टू बाय समथिंग फ्रॉम योर कंट्री। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करें यूएस डॉलर की, तो रुपी हमारा हार्ड करेंसी नहीं है। यूएस डॉलर की अगर आप बात करेंगे, so if you want to buy something from anywhere in the world and if you want to make the payment in dollars, then people are happy to accept it. They don't have any problem to simply accept it. तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है उसके अंदर। और बात करें हार्ड करेंसी की तो पाउंड है, यूरो है, येन है, युआन है, बहुत सारी करेंसीज है, हांगकांग डॉलर, देयर आर सो मेनी करेंसीज व्हिच आर कॉल्ड एज अ हार्ड करेंसी। अब देखिए सॉफ्ट करेंसीज बेसिकली आपकी वो होती हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में जिनकी वैल्यू कम होती जाती है, और आप जानते हैं जिन चीज़ों की वैल्यू कम हो रही होती है उनको लोग प्रेफर नहीं करते हैं अपने पास रखने के लिए। दैट इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर आप हाउस होल्ड्स की ही बात करें तो आप मान लीजिए जो चीज़ें पहले बहुत फेमस थी वो आज के टाइम में फेमस नहीं है। वाई? बिकॉज द पीपल आर नॉट रेडी टू सिंपली एक्सेप्ट इट। ओके, सो पॉइंट इज व्हाट, समथिंग विच इज लूजिंग वैल्यू, the people are not ready to simply keep it. That's why you can say जिन जिन करेंसीज की वैल्यू मार्केट में कम होती जाती है इंटरनेशनल मार्केट में उनको हम सॉफ्ट करेंसी का नाम देते हैं, और जिन करेंसी की वैल्यू हमेशा बनी रहती है द पीपल आर रेडी टू एक्सेप्ट इट उनको हम नाम देते हैं हार्ड करेंसी का। समझ पा रहे हैं? इट्स अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। अब देखिए इंडिया की बात करें सो हमारा रुपी जो है वो इंटरनेशनल मार्केट में एक्सेप्टेबल नहीं है बिकॉज आर करेंसी इज नथिंग बट अ सॉफ्ट करेंसी, ठीक। अब देखिए पहले की जमाने की बात करें, मुगल्स की बात करें, बात करें तो पहले चलता था बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम में क्या होता था कि अगर आपको कुछ चाहिए और सामने वाले के पास वो है तो आप उससे खरीद लीजिए, और उसको जो आपसे चाहिए उसमें आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। जैसे एक चीज जो बहुत फेमस होती थी ग्लोबल लेवल पे पहले वो थी आपका मान के चलिए वो थी आपकी इंडिया में जो हमारे राजा महाराजा पहले जो डिमांड करते थे वो थी वाइन। जैसे आप जानते हैं यूरोपियन कंट्रीज आर रियली गुड व्हेन इट कम्स टू मेकिंग वाइन, विस्की एंड दी अदर। और हम जो लोग हैं हम शुरू से बहुत अच्छे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू सिंपली मेकिंग द डिफरेंट काइंड ऑफ ज्वेलरी एंड दी अदर डिजाइंस।
तो हम लोग क्या करते थे, हम ये खरीदते थे और उसकी पेमेंट हम इसके अंदर कर देते थे। तो पहले सिस्टम इस तरीके से चलता था। बट जैसे जैसे मान के चलिए फॉर्मल करेंसी सिस्टम स्टार्ट हुआ, ठीक है, और कुछ कंट्रीज की करेंसी जो बहुत ही पावरफुल हो गई बिकॉज दे गेन्ड अ लॉट ऑफ स्ट्रेंथ एट ए ग्लोबल लेवल इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस लाइक यूएस इकोनॉमी, तो उनकी करेंसीज को प्रेफरेंस देने दिए जाने लगी इन टर्म्स ऑफ एक्सेप्टिंग दैट थिंग। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? तो मान के चलिए आज के टाइम में अगर इंडिया को कुछ परचेज करना है ग्लोबल लेवल से, तो कुछ है हमारे फ्रेंडली कंट्री लाइक जापान की बात करें, रशिया की बात करें, जो हमारे रुपी में पेमेंट एक्सेप्ट कर लेते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द कंट्रीज इफ यू टॉक अबाउट दे नॉट एक्सेप्टिंग द पेमेंट इन केस ऑफ आर इंडियन रुपी। सो वो कहते हैं कि सर अगर आपको हमसे कुछ परचेज करना है देन यू हैव टू पे मी इन दी फॉरेन करेंसी दैट इज नथिंग बट दी हार्ड करेंसीज ओनली। तो उसमें सबसे ज्यादा जो आप मान के चलिए जो हमारे इंडिया में यूज होती है करेंसी, उनमें मैं 6 करेंसीज के नाम आपको मैं बताऊं तो उनके नाम है यूएस डॉलर, यूके पाउंड, यूरोपियन यूनियन यूरो, ठीक है, फिर जापानीज येन, चाइनीज युआन, एंड देन इफ यू टॉक अबाउट द नेक्स्ट इज हांगकांग डॉलर। तो ये 6 करेंसीज है जिसमें मान के चलिए ऑलमोस्ट हमारा मेजॉरिटी यानी कि 51% से ज्यादा ट्रेड हमारा होता है वो इन 6 करेंसीज के अंदर होता है। इफ यू टॉक अबाउट more than 40 currencies currently we are being using for the purpose of foreign trade, बट ये जो 6 करेंसीज है वो मेजर करेंसीज हैं जिनमें हमारा ट्रेड अलग अलग कंट्रीज के साथ होता है, ठीक है। अब देखिए पॉइंट क्या है, इन करेंसीज को अगर हमें सामने वाले को पे करनी है टू बाय समथिंग फ्रॉम आउट, जैसे आप इंडिया में देखेंगे, सो वी आर नॉट हैविंग गुड अमाउंट ऑफ ऑयल रिजर्व। जैसे बार बार न्यूज में आता है कि हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट 80-85% के आसपास जो क्रूड ऑयल हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इंपोर्टेड होता है, वो हमें बाहर से खरीदना पड़ता है, और अगर हमें उसको परचेज करना है सो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी कि इसमें वी नीड टू पे इन दी फॉरेन करेंसी। अगर आप गोल्ड की बात करेंगे तो हमारे देश में आप जानते हैं लोग गोल्ड के दीवाने हैं, ठीक है, चाहे काला पैसा हो चाहे सफेद पैसा हो, अगर आपको इन्वेस्टमेंट के लिए लोग सोचते हैं तो आप कहते हैं कि गोल्ड में हम इसको इन्वेस्ट करेंगे। तो गोल्ड अगर हम डिमांड कर रहे हैं और हमारे पास उसके रिजर्व्स नहीं है तो वो भी हम इंपोर्ट करेंगे। तो मान के चलिए क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो हम डिमांड करते हैं। उसके अलावा डिस्पाइट इफ यू टॉक अबाउट दैट वी आर द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ दिस थिंग व्हाट यू से, इफ यू टॉक अबाउट द पल्सेस एंड द अदर, तो प्रोड्यूसर होने के साथ साथ अगर इंपोर्टर की भी बात करें तो हम सबसे बड़े ग्लोबल लेवल पे इंपोर्टर भी हैं पल्सेस के, एडिबल ऑयल के। तो उनको भी अगर हमें इंपोर्ट करना है तो उसके लिए भी हमें पेमेंट करनी पड़ेगी किसमें, फॉरेन करेंसी के अंदर, ठीक है। तो पहले हमें उनको कमाना पड़ेगा, फर्स्ट वी नीड टू अर्न एंड देन वी विल बी एबल टू pay that foreign currency to the people from whom we are buying all these things. Getting what I'm trying to say? तो देखिए पॉइंट ये आता है कि पहले हम एक्सपोर्ट करेंगे, कमाएंगे, फिर उस करेंसी का इस्तेमाल करेंगे हम इंपोर्ट पर्पस के लिए। तो मान के चलिए डेवलपिंग कंट्री जो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है डिफरेंट थिंग्स के लिए और जिनकी करेंसी एक्सेप्टेबल नहीं है ग्लोबल लेवल पे, उनके लिए फॉरेन करेंसी के रिजर्व्स होने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, ठीक है। अब देखिए पहली इंफॉर्मेशन हमें क्या दी गई है कि 26 अगस्त को हमारे रिजर्व जो है करीब करीब $3 बिलियन से कम हो गए, सो अराउंड $3 बिलियन हैज बीन रिड्यूस्ड। और जो रिजर्व्स हमारे 26 अगस्त की अगर आप बात करेंगे तो वो है करेंटली $561 बिलियन के आसपास वो है, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करेंगे तो अप्रैल से लेके अब तक करीब करीब हमारे रिजर्व जो है $45 बिलियन से कम हो गए। अब इसके पीछे रीजन क्या है वो भी मैं आपको आज के लेक्चर में समझाने वाला। बट मान के जिस तरह से रिजर्व्स कम होने स्टार्ट हुए थे अप्रैल से, उनकी जो पेस है वो थोड़ी कम हो गई है, यानी कि जुलाई अगस्त में रिजर्व्स कम तो हुए हैं बट इतने ज्यादा कम नहीं हुए। और बात करेंगे रिजर्व्स में हमारे पास है क्या क्या, तो हमारे पास फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं जिसमें हम मान लीजिए डॉलर, पाउंड, यूरो, येन जो भी हार्ड करेंसीज है उनको हम रखते हैं। बट मान के चलिए यहाँ पे हम कैश के साथ साथ हम फॉरेन गवर्नमेंट के जो बॉन्ड्स होते हैं उनको रखना प्रेफर करते हैं। जैसे यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, ठीक है, तो मान के चलिए अगर आप यूएस गवर्नमेंट के केवल डॉलर्स अपने पास रखते हैं तो उनसे आप कुछ कमाएंगे नहीं, बट उन्हीं डॉलर्स को अगर आप कन्वर्ट कर लेते हैं उन्हीं के बॉन्ड्स खरीदने के लिए तो उस केस में वैल्यू उनकी उसके बराबर ही है, बट यू विल बी एबल टू अर्न समथिंग आउट इट, ओके। तो उससे आप कमा लेंगे, तो उससे क्या आपके रिजर्व्स जो हैं बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं अगर आप घर में 100 रुपए ला के रखेंगे तो वो 100 ही रहेंगे, वो 200 नहीं हो जाएंगे। बट वहीं पे अगर आप उन 100 रुपए को बैंक में डाल देंगे तो कहीं ना कहीं आपको इंटरेस्ट मिलेगा और उससे आपके पैसे बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। सेम वे इफ यू टॉक अबाउट, अगर हमने डॉलर्स कमाए हैं और वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने पास रखते हैं जो कि उनकी ऑफिशियल ड्यूटी है, एज ए उनका फंक्शन जो उनके काम करना होता है, तो उस केस में क्या है, अगर वो डॉलर्स अपने पास कैश में रखेंगे सो देयर इज नो इंक्रीज इन दैट, बट उन्हीं डॉलर्स को अगर वो फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट कर देंगे तो उसमें उनको इंटरेस्ट मिलेगा और वो डॉलर्स उनके बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ठीक है,
तो हम कैश में रखते हैं और फॉरेन करेंसी बॉन्ड्स जो होते हैं फॉरेन गवर्नमेंट बॉन्ड्स पे रखते हैं। उसके अलावा कुछ अमाउंट हम गोल्ड में रखते हैं। तो करीब करीब इंडिया में देखेंगे तो अभी हमारे पास 39.643 बिलियन यूएस डॉलर का गोल्ड भी है। और बाकी देखिए आईएमएफ जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड उनके होते हैं एक इंस्ट्रूमेंट जिसको हम बोलते हैं एसडीआर, स्पेशल ड्रॉइंग राइट। अब देखिए एसडीआर की अगर आप बात करेंगे तो एसडीआर इज नथिंग बट अ काइंड ऑफ शेयर्स दैट यू नीड टू बाय टू बी पार्ट ऑफ आईएमएफ। तो उनको आपको परचेज करना होता है और फिर आप उनको अपने पास रखते हैं। तो मान के चलिए आईएमएफ का जो एसडीआर होता है उसके अंदर अलग अलग हार्ड करेंसीज को रखा जाता है, डॉलर है, पाउंड है, यूरो है, येन है, युआन है, जो भी करेंसीज है उनको रखा जाता है। तो परचेज करेंगे तो पेमेंट इसमें करेंगे, यानी कि उनकी जो वैल्यू है वो इक्विवेलेंट टू दैट मच दैट यू बेसिकली पेड टू देम। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? सो इन अ वे इस तरीके से हम अपने रिजर्व्स को रखते हैं। तो आप कह सकते हैं हमारे रिजर्व्स में किन किन चीजों को शामिल किया जाता है। तो देखिए ये रिपोर्ट आपकी 26 अगस्त को जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की वेबसाइट से ली गई है कि फॉरेन करेंसी एसेट्स है हमारे पास 498 बिलियन, गोल्ड की बात करेंगे 39 बिलियन, एसडीआर की बात करेंगे तो 17 प्लस अराउंड 5 अराउंड यू कैन से 17 प्लस 5 अराउंड 22 टू 23 बिलियन के आसपास जो हमारे पास है वो आईएमएफ के एसडीआर और रिजर्व पोजीशन है। ठीक है, अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पे हमें नंबर दिए गए हैं मिलियंस में। अगर मिलियंस में हमें नंबर दिया है ये, और अगर आपको इसको बिलियन में कन्वर्ट करना है तो सिंपल सा पॉइंट है 1 2 3, 3 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो वो हो जाएगा बिलियन। ठीक है, और अगर आप इसको यहां पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हो जाएगा आपका ट्रिलियन। तो आप कह सकते हैं 0.561 ट्रिलियन यूएस डॉलर, 561 बिलियन यूएस डॉलर, या फिर आप कह सकते हैं 561,046 मिलियन यूएस डॉलर। नंबर बहुत लंबा है तो शॉर्ट में करेंगे तो इतना बिलियन हो गया और इतना शॉर्ट में करेंगे तो वो आपका ट्रिलियन हो गया। अब देखिए एक क्वेश्चन जो क्लास में कई बार स्टूडेंट्स में से पूछ लेते हैं वो ये है कि सर ये रिजर्व्स रखे कहाँ होते हैं आरबीआई के? देखिए आरबीआई के आप जानते हैं उनका हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है, उनके जो रीजनल ऑफिस हैं अलग अलग कैपिटल्स के अंदर हैं। और देखिए ये चीजें जो होती हैं कभी भी डिस्क्लोज नहीं की जाती हैं कि आपने कहाँ चीजें रखी हैं आरबीआई के पास, कहाँ है नहीं। बट पॉइंट ये है जब इनको यूज करना होगा then Reserve Bank of India is allowed to use it because they have to manage and use the reserves. So in a way दोनों ही काम उनके पास है। पॉइंट मेरा समझ पा रहे हैं? तो इस तरीके से आरबीआई इनको यूज भी करता है। ठीक, अब देखिए जो आईएमएफ के रिजर्व्स हैं उनको हम यूज कर सकते हैं, चेंज करा के फॉरेन करेंसी ले सकते हैं लोन के रूप में। गोल्ड तो देखिए गोल्ड है ही, उसको तो कभी भी बेच लीजिए। और रिजर्व्स आप जानते हैं कैश है, बॉन्ड्स है, कभी भी आप इनको यूज कर सकते हैं whenever you want it. ओके, नाउ अब ग्लोबल लेवल की बात करेंगे तो देखिए वर्ल्ड की 10 सबसे बड़ी कंट्री जिनके पास सबसे ज्यादा रिजर्व्स हैं। तो नंबर 1 पे चाइना अराउंड 3.2 ट्रिलियन, जापान की बात करेंगे 1.3 ट्रिलियन, स्विट्जरलैंड की बात करेंगे 0.96 ट्रिलियन और 964 बिलियन, 566 बिलियन रशिया, एंड देन एट द 5th पोजीशन वी आर 561 बिलियन फॉर द इंडियन इकोनॉमी। देन ताइवान है, सऊदी अरेबिया, हांगकांग है, साउथ कोरिया, ब्राजील है, अलग अलग कंट्रीज है जिनके अलग अलग रिजर्व्स के अमाउंट हमें दिए गए हैं। तो ये जो डेटा मैंने लिया है ये मुझे मिला है विकिपीडिया से। ठीक है, तो किसी कंट्री के अंदर ये वीकली चेंज होते हैं, किसी कंट्री के अंदर इनको मंथली चेंज किया जाता है। तो तभी आपको डेटा मिलेगा, सारा का सारा डेटा आपको मिल रहा है यहाँ पे, लेटेस्ट डेटा आपको यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब देखिए पॉइंट जो हमें यहाँ डिस्कस करना है वो ये है कि रिजर्व्स इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं किसी कंट्री के लिए, स्पेसिफिकली इफ यू टॉक अबाउट अ डेवलपिंग कंट्री। देखिए सबसे पहली जरूरत जो होती है किसी भी डेवलपिंग कंट्री के लिए वो ये होती है दे नीड टू इंपोर्ट। अब देखिए आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि सर रिजर्व्स तो आरबीआई के पास है, तो यानी कि अगर मुझे डॉलर चाहिए तो क्या मैं हर बार आरबीआई के पास जाकर डॉलर मांगता हूं? नो, सी इट्स वेरी सिंपल थिंग। आपको अगर फॉरेन करेंसी चाहिए देन यू नीड टू डील विद द ऑथराइज्ड डीलर्स विच आर ऑथराइज्ड बाय आरबीआई। जैसे एसबीआई है, ठीक है, अलग अलग बैंक है उनको डीलर्स बना रखा है। तो आपको इन बैंकों में अकाउंट खोलना होता है। अगर आप एक्सपोर्ट करेंगे तो आपकी जो पेमेंट मिलेगी फॉरेन कंट्री से वो आपके इन फॉरेन करेंसी अकाउंट्स में आएगी। यानी कि आपने मान लीजिए $100 का एक्सपोर्ट किया, ओके, सो आपकी पेमेंट कहां पे आई? एसबीआई के फॉरेन करेंसी अकाउंट में। अगर आपको ये डॉलर्स चाहिए
तो एसबीआई क्या करेगा, इनको कन्वर्ट करेगा रुपी में और आपको प्रोवाइड कर देगा, यानी कि दे विल कीप द डॉलर्स विद देम। ओके, वहीं पे मान लीजिए अगर आपको इंपोर्ट करना है, ठीक है, वहीं पे अगर मान लीजिए आपको इंपोर्ट करना है तो यही डॉलर जो एसबीआई के पास थे आप उनसे ले सकते हैं टू सिंपली इंपोर्ट एंड टू सिंपली पे आउटसाइड, आप बाहर पेमेंट कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। अब देखिए नॉर्मल टाइम में चीजें चलती रहती हैं। अब मान लीजिए एग्जांपल लेते हैं, $100 का आपने एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया मान लीजिए आपने $70 का, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के पास कितने डॉलर्स बच गए, दे लेफ्ट विथ $30। अब देखिए अगर मान लीजिए कोई भी इनको यूज करने के लिए इनकी डिमांड नहीं कर रहा है तो एसबीआई क्या करेगा, ये जो एक्स्ट्रा डॉलर्स उनके पास हैं वो आरबीआई को दे देगा, कहेगा सर यू कीप इट बिकॉज नोबडी इज डिमांडिंग इट। सो आरबीआई उनसे ले लेगा और उनको कैश पे कर देगा रुपी में, और उनके रिजर्व्स में ये डॉलर्स जुड़ जाएंगे। सिचुएशन मान लीजिए यहीं पे उल्टी हो जाती है कि हमने एक्सपोर्ट किए 70 के और इंपोर्ट हम करना चाहते हैं $100 के, तो उस केस में एसबीआई के पास $30 की कमी होगी, तो वो यही $30 आरबीआई से मांग सकता है कि सर मुझे डॉलर्स चाहिए, लोग मांग रहे हैं तो आप मुझे डॉलर्स प्रोवाइड कर दीजिए, ठीक है, मैं आपको रुपी में पेमेंट कर देता हूं। सो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ रुपी विल बी पेड एंड द डॉलर्स विल बी टेकन। बट मान लीजिए वहीं पे आरबीआई बोलता है कि सर मैं तो डॉलर नहीं दे रहा, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम इन डॉलर्स को पाने के लिए बाहर से लोन ले सकते हैं, ठीक है। वो कौन अलाउ करेगा, वो भी आरबीआई अलाउ करेगा। तो हम लोन ले लेंगे और इन डॉलर्स को ले आएंगे, फिर हम इंपोर्ट कर लेंगे, ठीक है। वो इतना अच्छा नहीं है देश के लिए ऑब्वियसली, बट पॉइंट इज व्हाट, वी कैन सिंपली इंपोर्ट। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो पहला पर्पस रिजर्व्स का क्या है, इस फंक्शन के लिए उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकेंडली देयर इज अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड इंपोर्ट कवर। देखिए इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ कहता है कि हर कंट्री के पास इतने रिजर्व्स फॉरेन करेंसी के होने चाहिए जिससे कि मान लीजिए इफ देयर इज अ सम सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम इन द कंट्री, प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, नेचुरल डिजास्टर, कंट्री इज एट वॉर, ठीक है, अगर ऐसी कुछ बड़ी बड़ी प्रॉब्लम है तो उस केस में होता क्या है, द कंट्रीज कंपनीज एंड द एग्रीकल्चरिस्ट विल नॉट बी एबल टू प्रोड्यूस एनीथिंग एंड इन दैट केस वी नीड टू इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम आउटसाइड। तो इंपोर्ट करने के लिए देखिए हमें क्या करना पड़ेगा, वी नीड फॉरेन करेंसी। तो सेंट्रल बैंक के पास इतना रिजर्व्स मिनिमम होना चाहिए कि अगर ये प्रॉब्लम कुछ लंबे टाइम के लिए खिंच गई, कितना 1 2 3 4 5 महीने के लिए, तो आपके पास इतने रिजर्व्स होने चाहिए कि आप उन रिजर्व्स में अपने देश के लोगों को खा पिला सकें और आपकी इकोनॉमी आराम से चलती रहे। तो कितने महीने के इंपोर्ट का कवर, आईएमएफ कहता है नॉर्मली आपको 8 से 10 महीने का इंपोर्ट कवर लेके चलना है। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। तो दूसरा यूज क्या हो गया, टू सिंपली डील विद दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम इफ दैट विल अपीयर इन द अपकमिंग टाइम। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग। और तीसरी चीज क्या होती है कि इस रिजर्व्स का इस्तेमाल करा जाएगा जब आपकी कंट्री की करेंसी इंटरनेशनल मार्केट में उसकी वैल्यू कम हो रही है। फॉर एग्जाम्पल $1 था 70 का, घटते घटते 71 72 73 80 तक पहुंच गया मान लीजिए, यानी कि हमारी करेंसी की वैल्यू कम हो रही है और लोग हमारी करेंसी में इंटरेस्ट कम ले रहे हैं, एक्सेप्टेबिलिटी जो थोड़ी बहुत थी वो भी मान लीजिए कम होती है। तो मान लीजिए रशिया ने बोला कि भाई तुम्हारी करेंसी तो बहुत तेजी से कम हो रही है, मैं तो नहीं लेता, जापान ने मना कर दिया, तो उस केस में क्या है, कहीं ना कहीं जो कुछ लोगों का फेथ था वो भी कम होने लग गया। तो देखिए उस टाइम पे रिजर्व्स का इस्तेमाल करके हम कहीं ना कहीं अपनी करेंसी की वैल्यू को होल्ड कर सकते हैं। देखिए ग्लोबल लेवल पे अगर आप बात करें तो करेंसी की वैल्यू डिटरमिन होती है डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस से। बहुत सिंपल सा फंडा होता है, देखिए अगर मैं आपको समझाऊं, 10 गाड़ियां हैं, 10 लोग डिमांड कर रहे हैं, प्राइस नहीं बढ़ेंगे। 10 कार्स आर देयर, 15 पीपल आर डिमांडिंग, गाड़ियों के दाम बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे बिकॉज देयर इज अ मोर डिमांड एंड लेस सप्लाई वी हैव। गेटिंग सेम वे, अगर इंडिया में ज्यादा डॉलर आ रहे हैं दैट मीन्स देयर इज अ मोर इनफ्लो ऑफ डॉलर, और डॉलर्स कम जा रहे हैं यानी कि एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं हमारे पास, और जब जानते कोई चीज एक्स्ट्रा होती है तो उसकी वैल्यू घटनी स्टार्ट हो जाती है, यानी कि डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। मेरे पॉइंट समझ रहे हैं। वहीं पे मान लीजिए अगर डॉलर कम आ रहे हैं
और हमें चाहिए ज्यादा, तो उस केस में क्या है, हमारे रुपये की वैल्यू कम हो जाएगी। तो पहले केस में किसकी वैल्यू कम होती है, डॉलर की, अब दूसरे केस में वैल्यू किसकी कम हो रही है, रुपये की। तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारी करेंसी की वैल्यू घट रही है तो कहीं ना कहीं से ये पता लगता है कि फॉरेन करेंसी इज कमिंग लेस बट वी आर डिमांडिंग मोर, यानी कि डॉलर बहुत लोग मांग रहे हैं बट इतने अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में क्या है, अगर हम अपनी करेंसी की वैल्यू को टेम्परेली होल्ड करना चाहते हैं कि वो और ना घटे, तो सेंट्रल बैंक आरबीआई हमारे देश में क्या करता है, जो रिजर्व्स में उनके पास डॉलर्स पड़े हैं, वट एवर रिजर्व्स दे हैव इन डॉलर्स, they will sell certain amount of dollars in the market to increase the supply of dollars. गेटिंग, अब जैसे मान लीजिए यहीं पे एग्जांपल जो मैं गाड़ियों को लिया था कि हमने क्या किया, कुछ गाड़ियां जल्दी जल्दी बनाई, 10 से 11 12 13, वी हैव इंक्रीज द सप्लाई। सो इन अ वे जो प्राइस बढ़ रहे थे तो हमने कहीं ना कहीं होल्ड कर लिया। तो जिस तरह से डॉलर का प्राइस बढ़ता जा रहा था, 70 से 80 पे आ गया, उसको हम होल्ड कर लेंगे कैसे, अगर हम डॉलर्स को एक्स्ट्रा सप्लाई मार्केट में प्रोवाइड कर दें। तो जो भी आपने यहाँ पे देखा कि हमारे 3 बिलियन के रिजर्व जो हमारे यहाँ पे कम हुए हैं पिछले एक वीक के अंदर, वो क्यों है, क्योंकि जिस तरह से हमारा रुपी वैल्यू लूज कर रहा है, सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, मार्केट में अपने रिजर्व्स में से थोड़े थोड़े डॉलर्स प्रोवाइड कर रहा है, जिससे कि हमारी करेंसी की वैल्यू टेम्परेरी होल्ड कर जाए। गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग, बट मान के चलिए ये केवल एक टेम्परेरी जुगाड़ होता है, इससे आपकी करेंसी की वैल्यू बढ़नी स्टार्ट नहीं हो जाएगी, एप्रिशिएट नहीं होगी, वो डेप्रिशिएट हो रही है। बस ये कह दिए कि कुछ टाइम के लिए डेप्रिसिएशन था वो रुक गया, क्यों, क्योंकि जो टेम्परेरी हमें डॉलर्स की रिक्वायरमेंट थी वो दे दी आरबीआई ने। बट पॉइंट ये है, आरबीआई कब तक देगा, एक टाइम के बाद कहेगा भैया अब डॉलर्स मेरे पास इतने नहीं रहे हैं कि मेरा इंपोर्ट कवर से कम आ गए हैं। तो अभी भी मान के चलिए जो हमारे पास डॉलर्स का रिजर्व है वो हमारे 8-9 महीने के आसपास के ही इंपोर्ट कवर को कंप्लीट करता है। 10 महीने का हमारा इंपोर्ट कवर अभी हमारे पास नहीं है, थोड़े से कम है। बट हाँ मान के चलिए अप्रैल से पहले था हमारे पास, बिकॉज जब से हमारी डॉलर रुपये की वैल्यू कम होनी स्टार्ट हुई है तब से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टाइम टू टाइम थोड़े थोड़े डॉलर्स मार्केट में सेल कर रहा है, और उसकी वजह से हमारे जो रिजर्व्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो देखिए, रिजर्व्स की जरूरत तो बहुत जगह होती है, इंपॉर्टेंस तो बहुत जगह होती है, बट उनमें से मान के चलिए जो 3 जगह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपकी बेसिकली ये 3 जगह। यू गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? So out of all the important functions, these are 3 most important that if you want to simply hold your import, secondly import cover, and the third is what, that if you want to hold your currency value temporarily if it is losing lot of value in the international market. ठीक है, तो मान के चलिए अभी जो रिजर्व्स हमारे कम हो रहे हैं उसके पीछे सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है कि डॉलर की सप्लाई जो है वो कम है। जैसे अभी आप लोगों ने कुछ दिन पहले डेटा देखा होगा कि एफडीआई कम हुई है, स्टॉक मार्केट गिर रही है। स्टॉक मार्केट गिर रही थी तो क्यों, कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं वो अपना पैसा निकाल के ले जा रहे हैं। जब वो लेके आते हैं तो इनफ्लो बढ़ता है, जब वो लेके जाते हैं तो आउटफ्लो बढ़ जाता है, और उससे हमारी वैल्यू जो करेंसी की वो कम होती है। ठीक है, तो ये मुझे बेसिकली आपको थोड़ा सा आज बताना था कि दिस इज व्हाट वी हैव इन द नेम ऑफ इंपोर्ट, यू नो, दैट वी नीड टू फाइनेंस, इंपोर्ट कवर, एंड मोरओवर टू सिंपली होल्ड द वैल्यू ऑफ द करेंसी ऑन अ टेम्परेरी बेसिस बाय यूजिंग दीस रिजर्व्स। गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? अब देखिए यूपीएससी क्वेश्चंस कैसे पूछता है प्रीलिम्स के अंदर। In the context of India, which of the following factors is our contributor or contributors to reducing the risk of a currency crisis? Currency crisis का मतलब क्या है? आज रुपये की वैल्यू 80 है, महीने भर बाद 90 हो गई, फिर कुछ टाइम बाद 100 हो गई, वैल्यू गिरती जा रही है, यानी कि हमारा रुपये कंटिन्यूअसली डेप्रिशिएट हो रहा है। अब देखिए इस केस में अगर आप इस चीज को रोकना चाहते हैं तो कैसे होगा, आपको ज्यादा डॉलर्स लेके इंडिया में आने पड़ेंगे। यू नीड टू ब्रिंग मोर एंड मोर डॉलर्स, एंड हाउ यू कैन ब्रिंग, इफ यू रीड द स्टेटमेंट, the foreign currency earnings of the IT sector, so when it will increase, obviously it will bring more dollars, होल्ड कर जाएंगे आप। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर तो रुपये में होता है, दूर दूर तक कोई रिलेशन ही नहीं है। रेमिटेंस फ्रॉम इंडियंस अब्रॉड, ऑब्वियसली इफ दे विल सेंड मोर मनी, रेमिटेंस का मतलब होता है कि जो हमारे इंडियंस है, एनआरआई से जो बाहर रह रहे हैं वो हमें पैसा भेज रहे हैं। तो उस केस में अगर हमारी पहली और थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, सो आंसर विल बी सिंपली बी। सी द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज, do not miss this word not, the most likely measures the government RBI takes to stop the slide of Indian rupee. So as you can see, यानी कि इनमें से क्या है या क्या नहीं है जिनसे हमारी रुपये की वैल्यू जो कम हो रही है हम उसको होल्ड कर पाए।
कर्बिंग इंपोर्ट्स ऑफ असेंशियल गुड्स एंड प्रमोटिंग एक्सपोर्ट, तो कह सकते हैं अगर इंपोर्ट्स कम होंगे तो कम डॉलर्स की डिमांड होगी, और अगर एक्सपोर्ट बढ़ेंगे तो सिंपल सी बात है, मजा आ जाएगा। एनकरेजिंग इंडियन बोरोवर्स टू इशू रुपी डिनोमिनेटेड मसाला बॉन्ड, मसाला बॉन्ड में देखिए क्या होता है कि हम बाहर जाके बॉन्ड बेचते हैं और डॉलर्स इंडिया में लेके आते हैं। ईजिंग कंडीशन रिलेटिंग टू ईसीबी, ईसीबी यानी कि हमारे इंडियन कॉर्पोरेट्स कैन सिंपली बोरो फ्रॉम आउटसाइड, तो ऑब्वियसली व्हेन दे विल बोरो मोर डॉलर्स विल कम। एंड फॉलोइंग एन एक्सपेंसिव मॉनेटरी पॉलिसी, जो कि रूपी में है, कोई रिलेशन नहीं है, सो आंसर विल बी डी हियर। नाउ सी दिस क्वेश्चन, इंपोर्ट कवर के बारे में पूछा गया। इंपोर्ट कवर इज द नंबर ऑफ मंथ्स ऑफ इंपोर्ट्स दैट कुड बी कवर्ड फॉर बाय अ कंट्रीज इंटरनेशनल रिजर्व। यस ऑब्वियसली इंपोर्ट कवर इज एन इंपॉर्टेंट इंडिकेटर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ ए करेंसी, डेफिनेटली। तो यहाँ पे आपकी दोनों स्टेटमेंट ठीक है। अभी हमने इंपोर्ट कवर के बारे में बात करी है। तो देखिए पॉइंट ये आता है कि ये हमारे यूज है, बट देखिए मैंने आपको बहुत ही ब्रीफ में बताया, बट if I'll tell you, this topic is really lengthy and very important from examination point of view for UPSC prelims as well as mains examination, because क्योंकि देखिए हम क्लास में ना हम बात करते हैं तो we need to talk about what is the meaning of devaluation, depreciation of currency, हमें बात करनी होती है। इसके साथ साथ मान के चलिए कि कन्वर्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, तो बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं जो जुड़े हुए होते हैं। फिर अगर फॉरेन एक्सचेंज की बात करें तो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट क्या है, फ्लोटिंग क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें आगे, तो आप मान के चलिए हमारा इसके अंदर कॉन्सेप्ट होता है कि स्टरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, प्रिजनर्स डिलेमा क्या होता है, ये बहुत सारी टर्म्स होती है जो हमें डिस्कस करनी होती है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में मुझे केवल आपको इतना ही बताना था कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और जो 3 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें वो मैंने आपको बताई हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। तो इतना ही आज के वीडियो में था। सो प्लीज सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल, सो दैट इज दी द फेस ऑफ माई यूट्यूब चैनल। सो प्लीज वॉच माई वीडियोज रेगुलरली एंड प्लीज सब्सक्राइब टू इट। चलिए आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डोंट फॉरगेट इफ यू वांट टू जॉइन माय प्लस कोर्स ऑन अनअकैडमी, सो डिस्क्रिप्शन जो है और जो लिंक है, लिंक मैं आपको प्लस कोर्स का आज अपने वीडियो में इसमें दूंगा। सो अगर आपको ज्वाइन करना है, सो यू कैन सिंपली सी देयर एंड यू कैन सिंपली ज्वाइन। चलिए थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड बाय बाय।